बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनता की अदालत में। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक युवा चेहरा, जाने माने नेता राजा भैया, प्रदेश महासचिव युवा रालोद के जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा भाई आपका। जी, आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जो हमें कुछ लोगों की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने सवाल दिए हैं। जो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है समाजवादी के साथ गठबंधन में, तो जनता के कुछ सवाल है, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। एक चीज बताइए आप, जो किसान विरोधी कानून है, जो सरकार अगर वापस लेगी, अगर सरकार किसान विरोधी कानून वापस लेगी तो आपका जो वोट बैंक था जो भाजपा में चला गया, वो दोबारा से भी भाजपा में जा सकता है। उसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? देखिए, ऐसा है, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो तमाम ऐसे कानून हैं जो जनता के विरोधी में रहे। सबसे पहला कानून आया CNRC का, देश एकत्रित हुआ, मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो कोरोना का नाम आया, आंदोलन हटाने की बात सरकार द्वारा कही गई तो आंदोलन हटा लिया। महामारी को देखते हुए सरकार के हौसले बुलंद हुए, फिर उन्होंने दोबारा से जो है 3 विरोधी जो कानून थे किसानों के, वो लागू कर दिए। अब सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों लाखों की संख्या में किसान बैठा हुआ है और बहुत सारा वक्त हो गया, लेकिन सरकार के कारण पर जू नहीं आ गई। देखिए, ये जो है ना सरकार जो है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये कंपनियों की सरकार है, अडानी अंबानी और इन लोगों की सरकार है। इसको जो है आप प्राइवेट कंपनियां डील कर रही हैं, तो कानून जो है सरकार वापस लेगी तब भी ना होंगे, क्योंकि कानून तो जो है भाजपा की जो पॉलिसी है, जो हुकूमत में सत्ता है, वो वापस लेगी, लेकिन कंपनी कभी ना चाहेंगे कानून वापस हो। तो खैर, अगर वापस भी हो भी गए कानून तो वोट बैंक भाजपा की तरफ क्यों जाएगा? भाई, हमारी सबकी किसानों की लड़ाई जो देखिए 2014 में, 2019 में ये वोट बैंक आपका भाजपा की तरफ गया। चौधरी अजीत सिंह जी को एक भी सीट आपकी पार्टी को नहीं मिल पाई, तो वो देखते हुए अगर जो आज ये वोट बैंक, जो जाट नेता है जो आज भाजपा के खिलाफ है, वो सिर्फ इस वजह से है जो कृषि कानून है। अगर ये वापस भाजपा कर देती है तो आपके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, ऐसा है, कृषि बात यहाँ कृषि कानून की नहीं है, पूरा जो है सेक्टर, आप जो है जो गवर्नमेंट कंपनी थी उनको आप जो है प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तमाम चीजों का जो है आप प्राइवेट सेक्टर को देने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपने रेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। यहाँ बात किसानों की नहीं है, अब यहाँ बात पूरे देश की है। अगर कानून वापस होते हैं तो ये तो इनको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरा देश एक तरफ है और भाजपा के चंद लोग एक तरफ हैं। तो अगर पूरे कानून वापस भी होते हैं तो फिर भी जनता इनको वापस तो लग नहीं रहा। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भाजपा किसान पंचायत करने जा रही है, कहीं ना कहीं भाजपा जो किसान वोट बैंक है, जो जाट वोट बैंक है, उसे साधने के लिए भी प्रयास कर रही है। तो उसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में भाईचारा सम्मेलन पूरे देश में चल रहा है। और अभी मैं खुद आपको बता दूं, मैं डेली किसी न किसी प्रोग्राम में इन्वाइट रहता हूँ। भाईचारा सम्मेलन हमारा चल रहा है। जो खाई मुजफ्फरनगर में भाजपा ने 2 धर्मों के अंदर खोदी थी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उसको हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान इस देश के भाई भाई हैं। जाट और मुसलमान मिलकर और तमाम बिरादरी मिलकर के भाजपा को खाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम धर्मों के जब लोग मिलेंगे तभी भाजपा को हराना आसान होगा। और इस वक्त पूरी जो है देश के तमाम धर्म और तमाम कम्युनिटी जो है मुट्ठी बांधकर खड़े हुए हैं, भाजपा की बुरी पॉलिसी के खिलाफ है, उनकी जो रणनीति है उनके खिलाफ है। और देखिएगा आप, इसका परिणाम आपको 2022 में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कहीं से आए दिन वीडियो आते रहते हैं कि भाजपा के विधायक को पीटा गया। अभी कुछ दिन पहले उनके कैबिनेट के मंत्री जो है वो किसानों की वहां पंचायत में नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया। तो ये बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। और 2022 में तो पूरा देश जानता है और समाजवादी के साथ अपना हमारा गठबंधन भी। और अभी जैसे कि हाल ही में अभी मुजफ्फरनगर में एक किसान महापंचायत होने वाली है, तो वो कितना असर डालेगी यूपी चुनाव पर? देखिए, ऐसा है, संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व में महापंचायत 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में हो रही है। और देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन जो भाकियू है जी, वो किसानों के लिए मेहनत कर रही है एक अराजनैतिक संगठन के तौर पर।
लेकिन राजनीतिक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल बहुत पुराने टाइम से चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से काम कर रही है। और किसान आंदोलन की जो रीढ़ की हड्डी है वो राष्ट्रीय लोकदल है। और राष्ट्रीय लोकदल के जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने राकेश टिकैत जी को उनका सहयोग दिया और आज तक उनके सहयोग से ही ये महापंचायत जो हो रही है, ये भी रालोद के सहयोग से हो रही है। यहाँ पर तमाम देश के किसान इकट्ठे होंगे और ये देश की सबसे बड़ी महापंचायत होने वाली है। यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व के जो आदेश होंगे उसको सब लोगों को मानना होगा और ये पंचायत जो है सरकार की आंख खोलने के लिए की जाए। अच्छा, एक सवाल और है हमारे पास, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रही है, आप उसका सामना कैसे करेंगे? आपकी पार्टी ने एक भी सीट चुनाव में नहीं दी थी पिछले में, तो आपको क्या लगता है कि आप इस बार कुछ कर पाए? आप वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए साहब, गठबंधन का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन बात जहां तक है अलायंस की चली रही है। लेकिन जैसा आदेश होगा सबको मानना होगा। लेकिन बात यह है कि 2014 में दूसरे लोगों ने जब हमारी पार्टी एक भी सीट विधानसभा का नहीं, भाई हमारे अंदर बहुत सारी खामियां थी जो हम जनता की उम्मीदों में नहीं उतर पाए। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के हिसाब से वोट दिया कि अच्छे दिन आएंगे, डेवलपमेंट बनेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, तो 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, तमाम चीजें थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जनता उठ चुकी है। जो गलती लोगों से हुई, आवाम से हुई, आवाम को बहुत पछतावा हो रहा है। जगह जगह आप देख रहे हैं लोग भाजपा के खिलाफ, जो उस वक्त भाजपा के समर्थन में जो लोग थे आज उनके खिलाफ हैं और एक बड़ी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल में लोग शामिल भी हो रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के साथ में लोग खड़े हुए हैं। बाकी हम जो है भाजपा ने हर बूथ को अपना कैप्चर किया हुआ है। हमारी भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हर बूथ की कमेटी गठित हो रही है। नया पंचायत में अपना बूथ तैयार कर रहे हैं। हर जगह हमारे लोग हैं। हम एक बूथ पे 11 लोग तैयार कर रहे हैं। हर विधानसभा के हर गाँव तक हम ग्राम अध्यक्ष तक बनाना चाह रहे हैं। और एक हमारा माननीय अभी अजीत सिंह जी के आदेश में प्रोग्राम शुरू हुआ था, चलो गाँव की ओर। तो चलो गांव की ओर जो प्रोग्राम था वो गांव के लोगों को जोड़ने का था। हर बूथ पे अपना पहुंचने का एक बात थी। हम हर बूथ पे पहुंचेंगे, लोगों की समस्या का समाधान कराएंगे, तो भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा समाधान तैयार होगा। जी जी। और अब एक सवाल और आपसे, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में रह चुकी है। क्या 2022 में अगर भाजपा को कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है, 2, 4, 6 सीटें, और अगर आपकी इतनी सीट आ जाती है तो आपकी पार्टी दोबारा से भाजपा में जा सकती है? देखिए, पिछले चुनाव में तो ना रहे, लेकिन एक बार गलती हुई हमारे शीर्ष नेतृत्व से और वो गलती थी हमारे अध्यक्ष जी हुई उस वक्त। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि भाजपा में और राष्ट्रीय लोकदल में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान जैसे एक नहीं हो सकता, ऐसी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी लड़ाई मजदूर, किसान और गरीब और युवा छात्रों के लिए रहती है। और इनकी लड़ाई हमेशा जो मल्टीनेशनल कंपनी को बचाने के लिए है, क्योंकि ये सावरकर के मानने वाले लोग हैं, हम चरण सिंह जी के विचारधारा के मानने वाले। अब एक दफा इनके साथ जाके जो गलती कर चुके हैं, वो अब आगे वो ऐसी गलती की उम्मीद नहीं हो सकती। कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग भाजपा से अलायंस करेंगे, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जमीन और आसमान जैसे इतनी डिफरेंस में ऐसे हम लोग हैं। और हमारा कोई भी जो है काम ऐसा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ हो। हमारा जो भी काम हो भाजपा के विरोध में रहता है हमेशा से। और माननीय जयंत जी जो भाजपा के खिलाफ अपना मुहिम चला रहे हैं वो पूरा देश जी। अच्छा, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। पिछले 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्तर इस टाइम हमारे देश के अंदर है। हम बात कर रहे हैं यूपी की। यूपी में आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम? देखिए, हमारे पार्टी के घोषणा पत्र तैयार हो रहे हैं और हम जनता की राय मांग रहे हैं। हमारे फेसबुक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो पेज हैं उन पर हमारी कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। हम जनता को सुझाव मांग रहे हैं कि जनता हमें सुझाव दे सकती है कि हमें किस तरीके से युवाओं को आगे लेकर चलना है, छात्रों को आगे लेकर चलना है। क्योंकि जिन्होंने 2014 में वादे किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 2 करोड़ नौकरी ना मिली, लेकिन करोड़ों लोग बेरोजगार जरूर हुए। पूरा जो है प्राइवेट सेक्टर फेल हो चुका है। तो हम उसको सुधारने का काम करेंगे। और माननीय जयंत जी युवा है, युवाओं के लिए प्रेरणादायक है वो। तो युवाओं पे भरोसा करेगा, युवा हम पे भरोसा करेंगे और युवाओं पर भरोसा करेंगे, मायूसी नहीं मिलेगी। अच्छा, यूपी में जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और आपने देखा उत्तर प्रदेश में हाथरस के अंदर भी घटना हुई और
कौन सा ऐसा जिला है जहां पर घटना नहीं हो रही? डेली बच्चियों के साथ में ये बलात्कार हो रहे हैं। आपकी सरकार आती है तो आप इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाएंगे? देखिए, जिनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और जिस पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक और सांसद रेपिस्ट हों, जिन पर 376 के संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हों, तो वो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। और हाथरस में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैन जी आए थे, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, भाजपा के सारों में सब कुछ हुआ। योगी जी की पुलिस ने उनके साथ जो किया, एक इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए थे, बच्ची को हक दिलाने आए थे, लेकिन भाजपा को वो सब पसंद न आया। तो हमारे सुझाव है, और हम जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम रेप के लिए सशक्त कानून और जो हमसे होगा वो हम करेंगे, क्योंकि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण में जो हमारा अहम विश्वास है उसको हम बरकरार रखेंगे। हमारे एक दो सवाल और हैं, जनता के सवाल। हमारा कोई सवाल नहीं है, ये सब जनता के सवाल है, जनता का चैनल। तो एक सवाल और था किसानों का। किसान इस टाइम आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान है। अब किसान या तो वो खेत पे काम करके अपने घर पे आराम भी नहीं कर सकता, उसे रात में चौकीदारी करनी पड़ती है अपनी फसल की। एक तो फसल के दाम नहीं मिल रहे, जो मेन लड़ाई चल रही है इस टाइम एमएसपी की, किसान को अपना दाम नहीं मिल रहा। दाम के साथ साथ जो उसका सामान है, जो उसकी खेती है, उसे आवारा पशु खा जा रहे हैं। सरकार इस चीज में कुछ देख नहीं रही। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इसे किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल जी के नाम। हर तहसील पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है। आज भी अभी 1 घंटे पहले प्रोग्राम हो चुके हैं, हम प्रोग्राम में शामिल थे, अभी आपके आने से पहले प्रोग्राम में थे हम लोग। तो उसमें हमारे एक मेन पॉइंट ये भी है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की जो फसल पे आवारा पशु जो खराब कर रहे हैं उसको रोकने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए साहब, पिछले पशु तो पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन सरकार के पास जो ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिससे पशु रोके जाए। आज देख लिए गलियों में, खेतों में गाय बछिया कटरे भागे घूम रहे हैं। मगर इस सरकार ने तो गौशाला के लिए बहुत काम करने की बातें की थी। आपको लगता है कि वो जमीन पे हुआ है? जितनी गौशालाएं थी, जितने उन्होंने वादे किए थे, जितनी गौशालाएं आज इनके पास ऑन रिकॉर्ड हैं, उन गौशालाओं का आप जाकर के देखिए। मैं तो कहूंगा कि आप जनता की अदालत में जनता के सवाल उठा रहे हैं तो आप एक बार उनका भ्रमण करिए। हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, टप्पन क्षेत्र में गौशाला है। मैं आपको बात बता दूं, मैंने कई बार अपने यहाँ से लोगों से कहा कि कुछ मुर्गी जो है चारा लेकर के गौशाला में डाल दीजिए, क्योंकि गौशाला की हालत ये है कि पशु सूख चुके हैं, बछड़े उनके मरने लगे हैं, गैयाओं की जो है हड्डियां उनकी दिख रही हैं। कोई भी पूरे तरीके से जो बजट पास किया था वो बजट जो है भाजपा नेताओं ने अफसरों से मिलकर के वो खा लिया है। पशु परेशान है पूरी तरीके से। तो ये जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गौरक्षक हैं, तो क्या वो भी नहीं देख रहे? वो सिर्फ वो नहीं देख रहे जो अगर कोई मुसलमान गाय को पालने के लिए लेके जा रहा है तो वो उसे पकड़ के मारने का ही काम कर रहे हैं, या फिर कुछ गायों के लिए कर रहे हैं कुछ काम? हिंदुस्तान में और हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में जो गौरक्षा दल है उसका काम गौरक्षा की सेवा करना नहीं है। उसका काम है कि बेगुनाह आदमी को पकड़ो, बेगुनाह मुसलमान को पकड़ो, उसका कत्ल कर दो, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े संगठन और सरकार के लोग उनका जो माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं, रैली निकलवाएं। ये एक पॉलिसी देश में बनी है ध्रुवीकरण की लेकर के। देखिए, एक समुदाय के खिलाफ अगर कोई आदमी, अगर आप है या मैं हूँ या कोई अन्य आदमी है, कोई गरीब आदमी है, वो अपने बच्चों के दूध के लिए अगर गैया लेकर के जा रहा है, गाय लेकर के जा रहा है, तो आप जो है उस आदमी को पकड़ के बिना इन्वेस्टिगेशन करे, बिना जांच पड़ताल करे, आप उसको मौत के घाट उतार देंगे, तो प्रशासन किस लिए है? पुलिस प्रशासन की ड्यूटी किस लिए? ये सब काम पुलिस प्रशासन देखेगा। और ये गौरक्षा दल वाले, ये सर्टिफिकेट, इनकी सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? क्या देश में 1948 के बाद में पशु नहीं पाले गए? पहली बार कोई आदमी गाय लेकर के जा रहा है। जी, ये एक सर्टिफिकेट की बात हुई, तो मैं उससे आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से भाजपा हर किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटती है, अभी हम सब ने देखा, अभी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का जो जिस दिन निधन हुआ, उस दिन हमने देखा उनकी पार्थिव शरीर के ऊपर पहले तो हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल फ्लैग के ऊपर भाजपा पार्टी का झंडा रखा हुआ है। आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जब राष्ट्रीय ध्वज देश में लागू हुआ तो इनके जो आइडियोलॉजिकल जो लोग थे, जो इनकी विचारधारा जो आज पूरे देश में फैली हुई है, आरएसएस वालों ने कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को माना नहीं। जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से उन्होंने बगावत पर ये लोग खड़े हुए और उन्होंने अपनी कार्यालय पे भी जो है भारतीय झंडा नहीं लहराया। तो जिन लोगों की विचारधारा
भारतीय संविधान, भारतीय ध्वज और भारतीय कानून के खिलाफ रही हो तो वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे करेंगे? उनसे करना आता ही नहीं है। उनकी विचारधारा ही पूरी जो है देश के विरोधी रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो थे, उनके कत्ल करने वाले कौन लोग थे। और अभी अब कुछ महीनों पहले की घटना है कि जयपुर के जो राजस्थान का जो हाईकोर्ट है जयपुर, वहाँ पे भगवा लहराया गया एक हाईकोर्ट के ऊपर। तो ये लोग खैर देश के विरोध वाले लोग हैं और इनसे देश का नहीं, ये इस तरीके के जो एलिमेंट हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और इससे लगता है कि भाई ये इन्हें सरकारी सपोर्ट मिला हुआ है, बगैर सरकारी सपोर्ट के पूरे सारी चीजें नहीं हो सकती। पूरे के पूरे देशद्रोही लोग और पूरे के पूरे बदमाश गुंडे और रेपिस्ट जो है वो सरकार के संरक्षण में पड़ गए हैं, क्योंकि सरकार में भी आधे गुंडे और बदमाश बैठे हुए हैं, उनका संरक्षण पूरी तरीके से उनको प्राप्त है। और जब जो सरकार ही गुंडों के बलबूते पर है, आप योगी की मिसाल देख लीजिए, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कितने संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जब ऐसे लोग सरकार को चलाएंगे तो संरक्षण मिलने की जरूरत ही क्या है पूरी सरकारी गुंडों और बदमाशों की? अच्छा, एक सवाल और, ये सवाल है आपका, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार, तो योगी जी के ऊपर मुकदमे थे, वो योगी जी ने अपने मुकदमे सारे खत्म कर दिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या उन मुकदमों को दोबारा से ओपन करवाएंगे? हमारी सरकार 2022 में बनेगी और मैं यहाँ आपके जनता की अदालत में बैठ करके वादा करता हूँ कि जितने भी वंचित मुकदमे थे और जिन लोगों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों का फिर से मुकदमे करा करके उनको जेल भेजने का काम हम लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2016 के बाद जितने मुकदमे खत्म करा करके अपने आप खुद ही को सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरे ऊपर मुकदमे नहीं है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, तो वो चीज देश से छिपी नहीं है, सबके सामने। और वंचित जो मुकदमे हैं उनको हम फिर से दोबारा से जारी करा करके इनको सबको जेल भेजने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जनता की अदालत में। ओके।